हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी MHI 10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया की सीरीज़। एंड एज़ यू ऑल नो कि सिलेबस इसका बहुत सारा है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इतने कम दिनों में सारा सिलेबस कवर कर लें, सारे चैप्टर्स पढ़ लें। एंड ऑल्सो आप ही में से मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया था कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली जो आपके ये ब्लॉक्स हैं ना, ब्लॉक वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से निकालें? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर हैं, साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो मैंने वो लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर्स निकाले हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि हमने पढ़ना कैसे। तो ये टोटल आपके 8 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स की जो लेंथ है ना वो भी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना इतने कम दिनों में इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसलिए हमने क्या किया है कि हम ब्लॉक्स में से ब्लॉक वाइज देखेंगे। जैसे ये ब्लॉक 1 है, इसमें से पिछले 5 क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनके हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक 4 से। ब्लॉक 4 पार्ट 2 अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 17 से, सल्तनत एंड इट्स। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन अंडर दिल्ली सल्तनत। सो ये आपके दिसंबर 2022 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो बेसिकली हमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हमें अर्बनाइजेशन कैसे होता हुआ दिखता है, यानी अर्बन सेंटर्स कैसे ग्रो करते हैं, यानी सिटीज़ कैसे बनी। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो कि दिल्ली सल्तनत ने शुरू किए थे। वो सारे इंस्टीट्यूशन ये हैं, जैसे कि इक्ताज़, मोनेटाइजेशन, खानकाज, सराइज़। इन सब की वजह से ना जो सिटीज़ थी वो डेवलप हुई थी। तो हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इक्ता से। तो सबसे पहले जानेंगे कि इक्ताज़ होते क्या थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ना जो लैंड थी, जो एरियाज़ थे, जो कि जहाँ से टैक्स लेना रूलर्स के लिए, सुल्तान के लिए ईजी नहीं होता था, तो उनको क्या करते थे, वो अपने कुछ नॉबल्स को दे दिया करते थे, अपने ऑफिशियल को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया करते थे। और वो जो एरिया था वो कहलाता था इक्ताज़। अब वो जो नोबल होते थे उनको क्या करना होता था, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना होता था और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता था। अब इसकी वजह से क्या होता था, जो इक्ता होल्डर्स थे, यानी जिनको वो एरिया दिया जाता था, वो वहाँ के एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने की कोशिश करते थे और ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश किया करते थे, फैसिलिटेट किया करते थे। इससे क्या होता कि जो इक्ताज़ हैं वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाते। सो टैक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता था और इसी डेवलपमेंट की वजह से ये जो इक्ताज़ थे वो एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स में डेवलप हुए। अब इक्ताज़ का क्या रोल रहा अर्बन सेंटर्स को डेवलप और एक्सपैंड करने में, ये हमें कई एग्जाम्पल से पता चलता है। जैसे कि 1196 में मोहम्मद गौरी ने मलिक बहाउद्दीन तुगरिल को कुछ लैंड ग्रांट करी थी और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस एरिया को एक्सपैंड किया और एक नई सिटी उसको बना दी जिसको सुल्तान कोट कहा गया। उन्होंने वहाँ कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी किया, जैसे जामा मस्जिद बनाई एंड ईदगाह बनाई। साथ ही उन्होंने मर्चेंट और स्कॉलर्स के लिए हाउसेस बना के दिए ताकि वहाँ पर लोग आकर रहें और ट्रेड फ्लरिश हो और जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी फ्लरिश हो। दूसरी सिटीज़ जो इक्ताज़ से बनी वो थी कारा एंड मनिकपुर। एंड यहाँ पर जो मर्चेंट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। इब्न बतूता बताते हैं कि ये सिटीज़ जो थी ना चीफ सेंटर थी जहाँ पर वीट, राइस, शुगर और क्लोथ जो है सप्लाई होता था दिल्ली को। दूसरे भी हमें इंपॉर्टेंट टाउन्स दिखते हैं, जैसे कोल, बारन एंड बदायूं। बदायूं के बारे में तो हसन निज़ामी लिखते हैं कि वन ऑफ द प्रिंसिपल सिटीज़ ऑफ हिंदुस्तान था। सल्तनत पीरियड के टाइम पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट इक्ता था, जहाँ पर एक फोर्ट भी था और एक स्लेव मार्केट भी थी। एंड जो सिटी है उसमें ज़्यादातर हमें सुल्तान के टाइम पर जो बिल्डिंग्स बनी हैं वो देखने को मिलती हैं। दूसरा फीचर जिसकी वजह से सिटीज़ डेवलप हो रही थी वो था मोनेटाइजेशन। सल्तनत पीरियड के टाइम पर क्या हो रहा था कि फॉरेन ट्रेड बहुत बढ़ रहा था और जब ट्रेड बढ़ता है तो क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा आता है। तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें मेटल्स बहुत आ रहे थे एंड जो चीफ सेंटर इमर्ज हुए, ट्रेडिंग सेंटर्स जो बने वो थे कैम्बे एंड मुल्तान। और इसकी वजह से मुल्तानीज़ और साहस जो थे ना, ये मर्चेंट थे, ये भी बहुत ज़्यादा रिच हो रहे थे। ज़ियाउद्दीन बर्नी इन मुल्तानीज़ और साहस की रिचनेस बताते हैं कि ये कितने अमीर थे। जो मलिक्स और खान्स होते थे ना वो उनसे लोन लिया करते थे एंड इंटरेस्ट के साथ फिर उनको वापस किया करते थे। इस सब से क्या हो रहा था कि जो मोनेटाइजेशन था ना वो बढ़ रहा था, यानी पैसा इकनॉमी में खूब बढ़ रहा है और जब पैसा आता है इकनॉमी में तो जाहिर सी बात है कि अर्बनाइजेशन भी होता है। अब
दूसरी चीज़ क्या थी, जो सिटीज़ कैपिटल बन जाती थी ना, उनकी इम्पॉर्टेंस भी बढ़ती थी। ज़ाहिर सी बात है, अब वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो क्या जो सिटी है उसकी इम्पॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने लाहौर का, कि दिल्ली सल्तनत से पहले ना मोहम्मद बिन सैम ने लाहौर को अपनी विंटर कैपिटल बनाया था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। अब वहाँ पे कैपिटल बना लिया तो हमें बहुत सारे पैलेसेस और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। हसन निज़ामी भी जो है वो लाहौर के बारे में लिखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि वहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल पैलेसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जो रूलर्स होते थे वो इन सिटीज़ में अपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाते थे और वो बन जाते थे कैपिटल टाउन्स। अब नेक्स्ट फीचर आता है खानका का। खानका को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम सूफ़ी हॉस्पिसेस यानी सूफ़ी का एरिया जहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअलिटी वगैरह किया करते थे। बट अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो खानकास को क्या देखा जाता था, एक तरह का रेस्टिंग प्लेस माना जाता था, यानी यहाँ पर लोग रेस्ट किया करते थे। ट्रैवलर्स के आराम करने के लिए ये खानकास थी। अब यहाँ पर ये बताया कि रिबत और खानकास के बीच में डिफरेंस क्या था। तो डिफरेंस सिर्फ एक ही था कि रिबत जो थी वो ट्रेडर्स बनवाते थे एंड खानकास जो था उनको बनाना और मेंटेन करना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती थी। तो शुरू में हम देखते हैं कि जो खानकास और जो रिबत्स हैं ना, वो किस लिए हैं, सूफ़ीज़ का उनमें कोई रोल नहीं है, एक तरह की पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया है। लेकिन लेटर ऑन हमें दिखता है कि किस तरह से ये सूफ़ीज़ का सेंटर बन जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो मुल्तान था ना, वो सोहरावर्दी सूफ़ीज़ का सेंटर था और वहाँ पर एक सेंट थे, सूफ़ी थे, बहाउद्दीन ज़करिया। अब ये बहाउद्दीन ज़करिया जो सूफ़ी थे ना, इल्तुतमिश इनको बहुत मानते थे और इन्होंने इनको पोजीशन दी थी शेखुल इस्लाम की, एंड शेखुल इस्लाम का ही काम होता था खानकास को मेंटेन करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खानकास में सूफ़ीज़ का रोल आ जाता है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली कि खानका का रोल क्या था सिटीज़ को डेवलप करने में। पहली चीज़ यहाँ पर ये बताइए कि सुल्तान ने दिल्ली में ही 120 हॉस्पिसेस खुलवाई थी ट्रैवलर्स के लिए, और ये जो हॉस्पिसेस थी यानी खानकास थी, ये इमर्ज करी किस तरह से, जैसे सेंटर बन गई लर्निंग की, और जो स्कॉलर्स थे वो अलग अलग रिलीजन के बारे में बात किया करते थे, अलग अलग फ़िलासफ़ी के बारे में बात किया करते थे। तो वो एक सेंटर बन गया। यहाँ पर योगिक एक्सरसाइज भी हुआ करती थी। गोरखपंथी योगीज़ ने मुस्लिम सूफ़ीज़ को ये योगिक एक्सरसाइजेज सिखाई थी, एंड जो बहुत सारे सूफ़ीज़ थे फिर फर्दर वो अपने डिसाइपल्स को, अपने मुरीदों को सिखाते थे कि जो ब्रेथ कंट्रोल वाली एक्सरसाइज है यानी योगा कैसे करते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन हमारा आता है सराय, थानास एंड फोर्ट्स। सो सराय जो है 6th सेंचुरी में, इसका मतलब होता था रेस्टिंग पैलेस, जहाँ पे मर्चेंट जो थे वो आते जाते रेस्ट किया करते थे। बट अगर हम इसकी दिल्ली सल्तनत के टर्म की बात करें तो इसका मतलब होता था रॉयल पैलेस, या फिर ऐसी बिल्डिंग जो कि बहुत वेल्दी लोग जिसमें रहते हों। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने भी अलाउद्दीन खिलजी के पैलेस को सराय की तरह कॉल आउट किया है। एंड जो ये सरायज़ और खानकाज हुआ करती थी वो इसलिए बनाई जाती थी, जो लोग रिलीजियस ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, यानी अपने रिलीजन के पर्पस से कहीं जा रहे हैं, तो वो स्टे कर लें और रेस्ट कर लें इन सराइज़ में। और जो सराइज़ ऐसे एरियाज़ में होती थी जहाँ पर थोड़ा सा इनसिक्योर है और दूर वाले एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर साथ में थाना भी बनाया जाता था जिसमें मिलिट्री ऑफिसर को पोस्ट भी किया जाता था ताकि सिक्योरिटी रहे। अब इन थानास के बनने से भी ना टाउन्स इमर्ज होते थे, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, एक तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही बनता था, जो पुलिस होती थी उसकी पोस्टिंग हुआ करती थी फार रीजन्स पे, दूर एरियाज़ पे, ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि बलबन के टाइम पर उसने दिल्ली के आसपास के एरिया में थाना बनवाया था ताकि जो मेवाती लोग हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके। जो चोरों के अड्डे होते थे वहाँ पर थाना बना दिया जाता था। वो एरियाज़ जहाँ पर डकैती होती थी वहाँ पर थाने बनाए जाते थे। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि हथकंद विलेज के पास एक थाना बनाया गया था शेर शाह के टाइम पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गया था। तो जितने भी थानास थे ना, ये एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर बन जाया करते थे, क्योंकि थाने के साथ साथ ना और भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करा दी जाती थी, जैसे कि मस्जिद बनवा दी, मदरसा बना दिया, सूफीज़ के रहने का बना दिया, और कभी कभी ऐसा होता था कि थानास के साथ किले भी बन जाते थे। तो ये सारी जो भी चीज़ें थी, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी, ये सिटीज़ के डेवलप होने में बहुत हेल्प करती थी। नेक्स्ट है हमारा मॉस्क एंड मदरसा। अब हर थाने में ना मदरसा ज़रूर खुलता था, क्योंकि अब जो थाने में लोग हैं, जो पुलिस ऑफिशियल हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? मदरसे से मिलेगी। मदरसा ना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता था, जहाँ पे सभी क्लासेस के लोग आ सकते थे। यहाँ तक कि हिंदू बच्चे होते थे वो भी पर्शियन या साइंस वगैरह पढ़ने के लिए आया करते थे।
एंड जो थानास बनते थे, जैसे कि हमने पढ़ा, थानास के साथ साथ ही मदरसे और मस्जिद भी बनाई जाती थी, जिससे कि जो सिटी है वो डेवलप हुए। अब फेमस यहाँ पर इन्होंने मदरसे के नाम बताए हैं, जैसे कि मदरसा शहज़ादा बुज़ुर्ग एंड मदरसा फ़िरोज़ शाह। ये मदरसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाए थे और यहाँ पर एक सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी दी गई थी स्टूडेंट्स के लिए। अब मदरसे का जो एटमॉस्फेयर था ना वो बहुत ही लिबरल था, ख़ास तौर से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, जो रैशनलिस्ट थिंकर होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुरानी सोच के लोग हैं, मतलब लॉजिकली वो लोग बात कर रहे हैं, अगर डिस्कशन कर रहे हैं। एंड बाद में क्या हुआ कि जो ये मदरसा थे वो सेंटर बन गए किस चीज़ का, कि वहाँ पे नॉलेज स्प्रेड होती थी। बट कई दफ़ा ये मदरसा सोशल टेंशन भी देते थे। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि 1301 में हाजी मौला का रिबेलियन देखने को मिला है, जो कि वो डिमांड करते हैं कि हमें तो एक अलग स्टेट चाहिए। नेक्स्ट आता है बाज़ार्स, मंडीज़। अब हमने पढ़ा कि खानकाह, सराइज़ और थानास कैसे इस्टेब्लिश हो रहे थे। अब इसी के इम्पैक्ट की वजह से ना और भी चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे कि अब यहाँ पर खानकाह में, सराइज़ में और थानास में जो लोग रह रहे हैं, अब यहाँ पर पेजेंट्स और आर्टिसंस भी आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जो चीज़ें हैं ना, अपना जो सामान है, उनको सेल भी करना है। तो क्या होता था कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कौन थे? बेसिकली पहली चीज़, यहाँ पर तो अपर क्लास के लोग रहते थे। अब उनका लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या होगा? मार्केट बनेगी। अब बड़ी बड़ी सिटीज़ में ना सेपरेट मार्केट्स खुलती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे बाज़ार बज़ाज़न है जो कि कपड़े की मार्केट थी, इसी तरह से बाज़ार बुज़ुर्ग है। मिनहाज लिखते हैं कि लखनौती में कैटल मार्केट थी, यानी जानवरों की मार्केट थी, जहाँ पर डेली 1500 घोड़े बेचे जाते थे। सिटीज़ में हमें एक कॉमन फीचर नज़र आता है, यानी एक मार्केट जो है बाज़ार चहारसू, जिसकी अमीर खुसरो भी तारीफ़ करते हैं कि दिल्ली में ये जो बाज़ार चहारसू है ना, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ओवर क्राउडेड है। और ये कैसी मार्केट थी कि ये शॉपिंग स्ट्रीट थी, जैसे कोई एरिया है स्क्वायर शेप में और उसके चारों तरफ ये स्ट्रीट्स में शॉपिंग मार्केट है। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन आता है कारखाना। अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर लोग काम किया करते थे, कुछ कुछ चीज़ें बनाया करते थे। अब ये कारखानास किसने बनाए थे? सुल्तान्स ने बनाए थे और नॉबल्स ने बनाए थे। और ये क्या करता था? ये कारखाना जो था, जो एलीट हैं, अपर क्लास के लोग हैं, उनकी नीड्स को पूरा किया करता था। कैसे? उनके लिए चीज़ें बनाकर। एंड जो ये कारखानास थे, ये एक तरह का सेंटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन गए, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार था लोगों के लिए। एंड साथ ही ये ट्रेनिंग सेंटर भी बन गया। जो स्लेव्स थे, जो टर्क्स अपने साथ स्लेव्स लेकर आए थे, वो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी नई नई टेक्निक सीखने के लिए। चलिए जब बढ़ते हैं यूनिट 18 रीजनल सिटीज़ की तरफ, तो इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पूछे गए हैं। सो 3 मेन सिटीज़ हैं जिनके बारे में पूछा गया है, जौनपुर एंड गौर एंड पांडवा एंड गुलबर्ग एंड बीदर। सो स्टार्ट करेंगे जौनपुर से। सिटी ऑफ जौनपुर जो है वो 1359 में बनी है। किसने बनाई? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाई। कहाँ है ये? गोमती रिवर के पास। इसको एक बेस की तरह बनाया गया था। किसके अगेंस्ट? जो बंगाल के सुल्तान थे, बंगाल और उड़ीसा के जो सुल्तान थे, वहाँ के लोग सुल्तान के ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर रहे थे, तो उनके लिए एक बेस की तरह ये काम करता था, यानी उनको जौनपुर से कंट्रोल किया जाता था। अब मलिक सरवर जो कि इस एरिया के, इस प्रोविंस के गवर्नर थे, जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर जाता है, वीक हो जाता है, तो ये क्या करते हैं? अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और शर्की सल्तनत का स्टार्ट करते हैं। अब शर्की सुल्तान के अंडर ही ना ये सिटी बहुत प्रॉस्पर करती है, बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है। बड़ी बड़ी इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई हैं, जिसमें से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को सिकंदर लोदी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर मुगल्स के टाइम पे क्या हुआ? जौनपुर को दोबारा से बनाया गया और उसको फोर्टिफाइड कर दिया, यानी इसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। सो शॉर्टली हमने इसकी हिस्ट्री समझी। अब हम समझेंगे इसका आर्किटेक्चर और प्लानिंग कैसी थी। तो जो शर्की डायनेस्टी थी, हमने पढ़ा कि उनके अंडर ये सिटी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश की है, तो वो लोग आर्ट और आर्किटेक्चर को ना बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, सपोर्ट करते थे। और इसलिए बहुत जल्द ही जौनपुर ना एक इस्लामिक कल्चर का सेंटर बन गया। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात यही थी कि हमें वहाँ पर जो आर्टिसंस दिखते हैं ना, हिंदू और जैन आर्टिसंस दिखते हैं, तो यानी एक तरह का हमें इंडो इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेगा, जब जो इस्लामिक ट्रेडिशन है वो लोकल लोगों के साथ मिलेगा। अब शर्की सल्तनत के इस्टेब्लिश होने के बाद मलिक सरवर ने वहाँ पर पहली चीज़ उसको कैपिटल सिटी बना लिया। एंड उसके बाद बहुत सी चीज़ें उसने वहाँ पर एक्सपैंड की, जैसे कि जो फ़िरोज़ फोर्ट था उसको रिपेयर कराया और उसको नाम बदल के उसका क्या रख दिया? बड़ी मंजिल। शर्की सल्तनत के जो और रूलर्स थे उन्होंने भी वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनवाए, जैसे कि सुल्तान इब्राहिम शर्की ने एक अलग पैलेस बनवाया जौनपुर में, जिसका नाम था चिहाल सितुन। जौनपुर में हमें और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे बेस्ट
एग्जांपल अटाला मॉस्क का है। एंड उस पे जो उसका जो मेन फीचर है वो क्या है कि उसमें स्क्वायर टेपर टावर्स लगाए गए, यानी स्क्वायर की शेप में ना जो आर्क है यानी जो कर्व सा बना रहता है मस्जिद में उसके ऊपर वो टावर्स लगाए हैं स्क्वायर की शेप में, जिससे लगता है कि जैसे कि मॉस्क की हाइट ज़्यादा है और उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट और ब्यूटीफुली कार्व किया गया है, इसमें नक्काशी की गई है। अताला मॉस्क के अलावा हमें और भी मॉस्क दिखती हैं, जैसे कि खालिस मुखलिस मॉस्क या लाल दरवाज़ा मॉस्क, जामी मॉस्क, ये सारी मस्जिद हमें जौनपुर में दिखाई देती हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो मेन फीचर है ना शर्क़ी आर्किटेक्चर का, वो है प्रोपिलोन एंड रिसेस आर्क्स। प्रोपिलोन क्या है कि ये जो पिक्चर में दिख रहा है कि टावर के बीच में ना गेट है, पहले पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी एंटर करने से पहले, गेट में जाने से पहले जो ये हमें फ्रंट पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्रोपिलोन स्टाइल है। एंड रिसेस्ड आर्क्स का क्या मतलब है कि ये आर्क जो बनी हुई है, जो कर्व बना हुआ है मस्जिद पर, ये वॉल से सराउंडेड है। तो इस तरह का हमें आर्किटेक्चर दिखाई देता है जौनपुर की मस्जिद में। जौनपुर एक सेंटर ऑफ लर्निंग भी रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि शाहजहाँ ने इसको शिराज़ हिंद बुलाया है एंड इसको नाम दिया था दारुल इल्म का, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर लर्निंग हो, जहाँ पे लोग सीखते हों। एंड इसी के साथ साथ ना हमें ये सूफ़ी का एक सेंटर भी दिखाई देता है, यानी यहाँ पर सूफ़ीज़ भी रहे हैं। इसका एक रीज़न ये था कि जब तैमूर का हमला हुआ था, तैमूर ने जब इन्वेट किया था, तो दिल्ली में जितने भी लोग थे ना, सूफ़ीज़ या फिर जो स्कॉलर्स थे पढ़ने लिखने वाले, वो सब शिफ्ट होकर कहाँ आ गए थे, जौनपुर में आ गए थे। तो इसलिए हमें काफ़ी सूफ़ीज़ दिखाई देते हैं, जैसे ख्वाजा अब्दुल फ़ात जो कि चिश्ती ऑर्डर के थे, फिर मदारिया ऑर्डर के शाह बदियुद्दीन मदर, फिर शाह अब्दुल शत्तारी। तो ये सब लोग हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए जो जौनपुर था वो हमेशा से एक सेंटर ऑफ लर्निंग रहा। एंड इसके अलावा हमें वहाँ पर लैंग्वेज भी फ्लरिश होती हुई दिखती हैं। पर्शियन के अलावा अवधी भी है, म्यूज़िक और पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी हमें फ्लरिश करती हुई दिखती हैं। हुसैन शर्की जिन्होंने बहुत सारी रागाज़ को इन्वेंट किया था एंड वो ख़ुद एक पेंटर भी थे, तो उन्होंने पेंटिंग्स भी की थी। तो हमें जौनपुर सिटी में बहुत सारे इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं 15 और 16 सेंचुरी में। ओके फ्रेंड्स, तो हम वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं एंड ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमारे ब्लॉग में से और भी क्वेश्चंस रहते हैं जिन्हें हम कवर अप करेंगे। कल मैं एक और वीडियो डालूँगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूँगी। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा एंड यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।